नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काशीपुर को सीएम की सौगात, 137 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क हुई डोईवाला पुलिस, चलानी कार्रवाई के साथ लोगों से की मास्क लगाने की अपील। बारात में भोजन अपने हाथ से निकालने पर दलित की पिटाई, घायल दलित की मौत। अतल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज उर्गम जोशीमठ चमोली में 5 दिवसीय एनसीसी कैडेटों के लिए प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज मैदान से करीब 37 करोड़ की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और करीब 79 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और पूर्व सांसद बलराज पासी समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख शासन प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसके चलते बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर पुलिस ने नगर चौक पर चलानी कार्रवाई कर और मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान डोईवाला कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सतर्कता बरतने की जरूरत है और पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लोगों से अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले और 2 गज की दूरी का पालन करें। इसके साथ ही डोईवाला में बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई, ताकि लोग सतर्क हो सके और सरकार की गाइडलाइन का भी सही तरह से पालन कर सके। इस समय कोरोना की शक्ल में ओमिक्रॉन एक भयानक वायरस के रूप में सामने आया है, जिसके सिम्टम भी नहीं दिख रहे और ये वायरस कुछ ही समय में इंसान के शरीर को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि अब ये ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आया है और फिर ये प्रभावी रूप से जो है हमारे देश में प्रवेश कर गया है और जगह जगह लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले बार से लेकर के अब तक मैंने देखा है कि लोग अब थोड़ा लापरवाह होने लगे हैं और ऐसा लगता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद अब कोरोना यहाँ से खत्म होकर जा चुका है। लेकिन अब जो नया वेरिएंट आया है, जैसे आप लोगों को पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये बहुत अधिक खतरनाक है और इसके बारे में लोगों को सतर्क करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, मास्क नहीं लगा रहे हैं, अन्य जो है सावधान नहीं बरत रहे हैं, उनके खिलाफ जो है थोड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाना थोड़ा सा आवश्यक है। मकसद उनके खिलाफ चालान करना नहीं है, मकसद ये है कि इससे जो है जो लोग लापरवाह हो गए उनको सतर्क हो जाए। और हम लोग उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग अब इस टाइम पर जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो वो नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग जो है चालान कर रहे हैं और जिनको उनके चालान को देखते हुए अन्य लोग भी जो है ये जान लें कि उनके विरुद्ध भी जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी यदि वो इस तरह का पालन नहीं करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर बाजपुर में हुए हमले के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है। बैरीनाग में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुड्डू के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूका और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है, जिसके चलते आए दिन प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर हमले हो रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने कहा कि यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हमला भाजपा की बौखलाहट का जीता जागता उदाहरण है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनना तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो कल यशपाल आर्य जी पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संजीव आर्य उनके पुत्र सपुत्र विधायक उनके साथ जो जानलेवा हमला किया और जो ये घटना की बहुत गंदी तरह की घटना है और एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के लीडरों को और इतने बड़ी कौम जो राष्ट्रीय में लेवल की जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता ऐसी ऊंची हरकतें कर रहे हैं तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं कहना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य जी के साथ और उनके पुत्र के साथ जो घटना हुई उसमें हमें बहुत बुरा और मैं ही पूरे उत्तराखंड को इस बात का बुरा लगा है और इसलिए हमारे विधानसभा गंगोली हाट में के क्षेत्र पूरे बैरीनाग में इसका हमने पुतला जला के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और सरकार का विरोध जताया ताकि ऐसे भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना कोई भी सत्तारूढ़ ना हो। हल्द्वानी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बारात में भोजन अपने हाथ से निकालने पर दलित की पिटाई कर डाली, जिस कारण घायल दलित की इलाज के दौरान
डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में मौत हो गई। बेटे का आरोप है कि बारात में अपने हाथ से खाना निकालने पर उसके पिता की पिटाई की गई। मैं किशोर ह्यूमन और आज हम जट्टा डुंगरा गांव के ब्लॉक पार्टी के और ज़िला चंपावत में पहुंचे हैं। आप सामने एक परिवार आपको दिखेगा। अभी क्या हुआ कि ये जो आप बच्चे दिखेंगे और एक ये माता जी हैं, इनकी फैमिली के जो घर के जो सयाने व्यक्ति थे उनकी डेथ हो चुकी है। दरअसल मामला ये है कि यहाँ पर एक इनके पड़ोस गाँव में एक शादी थी और शादी में इन्वाइट किया गया था, लेकिन जब शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन ये पता चला कि उनकी अचानक डेथ हो गई है और संदिग्ध हालत में उनकी लाश मिली। और अचानक ये पूरा मामला क्या है कि अभी हम उनके घर के परिजनों से हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। तुलसी देवी जी, तो ये पूरा मामला क्या हुआ था, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो बॉडी थी उस बॉडी में कुछ निशान पाए गए हैं। अभी हम उनकी बेटी से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। हाँ बताओ कि क्या देखा आपने उसमें। पापा के शरीर में तो बहुत खतरनाक निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उनको 8-10 लोगों ने मिलकर मारा है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर खरोंच थे और उनके सर में भी पीछे से चोट लगी थी। तो इसकी वजह से शायद उनकी याददाश्त भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाए थे। उनके नाखून भी निकाले थे, उनकी उंगलियां भी तोड़ी थी, हाथ की भी पाँव की भी। बहुत ख़राब स्थिति की थी उनकी। तो इसलिए हमको तो ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने मारा ही है, क्योंकि जब मम्मी के लिए फ़ोन आया तो वो लोगों ने सीधे वहाँ से केदारनाथ से वहाँ लोहाघाट पहुँचा दिया। उन्होंने पहले मम्मी को वहाँ क्यों नहीं बुलाया, सबसे पहले हम उनसे ये पूछ रहे हैं। ये सूचना आपको किसने दी थी कि भाई आपके पापा के साथ ऐसा हो गया है? किसने सूचना? पता नहीं, एक का फ़ोन आया था, हमको उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो था केदारनाथ का ही, इसलिए उसने हमको अपना नाम नहीं बताया। और हमको लग रहा है कि उसने ही पापा को वहाँ 108 के ज़रिए लोहाघाट पहुँचाया होगा। लेकिन वो लोहाघाट जब मम्मी गई तो पापा अकेले थे और नग्न अवस्था में थे बिल्कुल, उनके साथ कोई भी नहीं था। अगर मैं अपनी ओर से कह रही हूँ, अगर वो व्यक्ति जो भी था उसको कुछ भी हमारा दर्द लगा होगा, पापा तड़पते हुए दिखे होंगे या कुछ भी है, तो वो मम्मी के आने तक तो वहाँ रुका रहता, कहता कि हाँ ये तुम्हारे पति हैं, मुझे वो वहाँ मिले थे, इनकी ऐसी हालत हुई थी इसलिए मैं हॉस्पिटल लाया, अब तुम लोग दिखा लेना। लेकिन उस पापा के साथ वहाँ कोई नहीं था। वो हॉस्पिटल में, वहाँ लोहाघाट के हॉस्पिटल में अकेले थे और तड़प रहे थे पानी कर। तो आप बताइए, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं बताइए। हम तो यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। जो सबसे पहले यहाँ केदारनाथ से जो व्यक्ति ले गया, जिसने 108 को फ़ोन किया, वो लोहाघाट ले गया, तो हम उससे ये जानना चाह रहे हैं कि उसने हमारी माँ को क्यों नहीं बताया पहले। ना वो हमारे कोई जाति के थे, ना वो हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार थे, ना वो मेरे पापा का भाई था, ना कुछ था। चलो उसको हमसे कुछ ऐसा हमारे बारे में कुछ दुख हुआ भी होगा कि मेरे पापा ऐसे पड़े हैं, कम से कम एक बार मम्मी को तो फ़ोन कर लेता। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से ऐसे व्यक्ति को वहाँ ले जाने की। उसके बाद वहाँ उसने डॉक्टर को क्या बताया होगा कि मैं इसका क्या हूँ, कहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि गलती उसी की है। अगर वो हमको बताता, वो हमको केदारनाथ बुलाता कि तुम्हारे पति ऐसे हुए हैं, तुम इनको ले जाओ, क्या पता मेरे पापा बच जाते। इसलिए मैं हत्यारा भी उसी को मानती हूँ। और अगर उसने मेरे पापा की वो जान बचाने के लिए सोच रहा था तो मैं उसको अच्छा भी मानती हूँ। लेकिन अगर वो मेरी माँ को इतना बता देता कि तेरा पति अभी केदारनाथ ही है, तू आ, तो मेरी माँ जाती, हम क्या पता लोहाघाट में ले जाके हम सीधे हल्द्वानी ले जाते, वहाँ मेरे पापा बच जाते। और उसके बाद पापा का फ़ोन भी पापा के पास नहीं है, पापा का आधार कार्ड भी नहीं है, पापा का पैसों का पर्स भी नहीं है, और पापा के एक पाँव में सैंडल था, दूसरे। अब हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष हैं गोविंद बोध जी हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इसमें क्या हो रहा है। जिस तरह के यहाँ पर एसपी या प्रशासन वो दिख रहा था, जी बताइए। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। किशोर जी, जैसे कि कल रात को हम यहाँ पहुँचे, कम से कम 5-5:30 बजे हम यहाँ पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ, और उसके बाद हमने जो प्रशासन को कॉल की, और रात में 9-9:30 बजे के टाइम में खुद हमारे कप्तान साहब, एसपी साहब यहाँ पहुँचे और उन्होंने मामले को पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर यह मामला, इसमें कोई दोषी है तो दोषियों को सज़ा दी जाएगी। और प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना कोऑपरेट कर रहा है। और कल एसपी सर पहुँचे थे, एसओ साहब पहुँचे थे, पुलिस टीम पहुँची थी, और उनका कहना था कि अगर कोई इसमें दोषी है तो दोषी को हम सज़ा दिलाएंगे। और परिवार की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। जहाँ तक भी मेरी ये भीम आर्मी के चैनल से या किसी और चैनल से जहाँ तक भी मेरी ये बात पहुँचे, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस परिवार की जो कंडीशन है बहुत बुरी है। आप इनका घर देख सकते हैं, घर दिखाइए आप इनका।
आप इनका घर देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है। 2 बच्चे हैं इनका, एक बच्चा इनका 9 साल का है, एक बच्चा 13 साल का है, एक लड़की इनकी 15 साल की है। तो सोचिए कि इस परिवार में अब इनका लालन पालन करने वाला, भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। तो शासन प्रशासन को ये चीज़ ज़्यादा संज्ञान में लेनी चाहिए कि क्योंकि अगर ये लोग, और सुनाई में आ रहा था कि सुबह सुबह एक कॉल आई है यहाँ लोग खरीदने वालों की पहुँच रहे हैं, जिस गांव वालों ने ये हादसा किया है वो गांव वालों का फ़ोन आ रहा है कि आप लोग केस मत कीजिए, आप पैसा ले लीजिए। क्या हमारे लोग इसीलिए हैं कि उनको मार दिया जाएगा और उनका 5-10 हज़ार में उनकी बोलतियाँ बंद कर दी जाएंगे? मैं पूरे कुमाऊं मंडल के हर ज़िले में और हर जगह के लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि अब भीम आर्मी इस कुमाऊं मंडल में पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुकी है। जहाँ भी हमारे लोगों के साथ अत्याचार होगा वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, हमारे लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। कल रात भर हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर 5 लोग भी इनके घर में आते हैं तो इनके घर में सोने की तक जगह नहीं है। और इसी के साथ मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। और आज भी SP सर से मिला जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है। जय भीम। अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज उर्गम जोशीमठ चमोली में 5 दिवसीय NCC कैडेटों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बच्चों को अनुशासन, देशभक्ति, व्यायाम, युद्ध के समय मुख्य प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बच्चों को डेमो के माध्यम से प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई। हवलदार आनंद सिंह ने कहा कि उन्होंने बच्चों को बेसिक NCC की जानकारी के साथ साथ उन्हें कार्यक्रम के बारे में तैयार रहने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद NCC के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति जागृत करने का मूल उद्देश्य है। आज NCC का जो यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था उसका आज समापन 1 UK NCC हेडक्वार्टर चमोली के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें हमारे इंस्ट्रक्टर महोदय श्रीमान श्री रावत जी और बिस्टे जी के नेतृत्व में एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए और देश सेवा के लिए हम लोग समर्पित हो सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा अनुभव आप लोगों ने हमारे बच्चों को दिया। साथ ही आज हमारे बीच श्रीमान श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन का एक जानकारी दी, जिसमें कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को जो उनके साथ कोई आपत्ति या कोई ऐसी घटनाएं होती है उस समय हम उन बच्चों का मदद करें और जिससे कि उस बच्चे को एक इंसाफ मिल सके। यही एक हम लोगों का एक संकल्प है। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 को हमारे विद्यालय राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में NCC का 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण रहा उस बड़े ही सुंदर तरीके से हुआ और आज संपन्न हुआ। उसकी संपन्नता के अंतिम क्षण में हमने बच्चों के द्वारा इस विद्यालय में उनकी जो भी गतिविधियां उन्हें सिखाई गई, उन गतिविधियों को इस विद्यालय में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो बहुत ही सराहनीय रहे। और साथ ही नेगी जी द्वारा हमारे श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन का भी प्रोग्राम हमारे विद्यालय में रखा गया था, जिसमें बच्चों के साथ जो भी फिज़िकल और मेंटली जो समस्याएं आती हैं और जो भी उनके साथ अत्याचार होते हैं उसके विरुद्ध वो क्या कदम उठा सकते हैं और उनके क्या क्या कदम हो सकते हैं कानूनी रूप से, उसके बारे में नेगी जी द्वारा जानकारी दी गई। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद अदा करता हूं, नेगी जी का धन्यवाद अदा करता हूं और हमारे NCC के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और यहाँ पर जो भी अतिथिगण जो हैं हमारे प्रधान जी लोग इस वैली के आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विद्यालय के शिक्षक बिंद एवं आर्मी से आए हुए मिस्टर आनंद सिंह सर जी और मिस्टर उमराव सर जी, आपको पता होगा कि हमारे विद्यालय में 5 दिवसीय NCC कैंप लगा था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी
चीज़ें सीखी है, जिससे बच्चों की घबराहट शर्माहट सब बाहर हो गई है। इससे बच्चे आगे आकर अपनी बात रख सकते हैं। इसी के साथ हम मिस्टर उमराव सर और मिस्टर आनंद सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे आज एनसीसी का जो 5 दिवसीय कैंप था उसका समापन हुआ। इसमें जो हमारे एनसीसी के सर लोग आए थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को जो नई शिक्षा दी है उससे ज़रूर बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। और इस घाटी में एनसीसी जो खुली है, इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि एनसीसी का जो अथक प्रयास था विद्यालय में लाने का, वो फलीभूत हुआ है और आज बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सबसे हॉट सीट माने जाने वाली भीमताल की सड़कों पर रविवार को रामलीला मैदान भीमताल में लाखन सिंह नेगी ने अपनी ताकत दिखाई। लाखन सिंह नेगी ने कहा कि जनता के बीच रहकर लोगों के कार्य को किया जाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लाखन सिंह नेगी और उनके समर्थकों ने भीमताल बाजार में रोड शो भी किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। लाखन सिंह नेगी के चुनावी जनसभा में शामिल ज्यादातर युवाओं की जनसंख्या काफी देखने को मिली। नेगी के रोड शो में शामिल युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। सपोर्ट है, उनने हमारे गांव में बहुत सारे सहयोग किए हैं, रोड बनवाई है, आपदा के समय भी साथ दिया है। हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। जनता का जो सहयोग मिल रहा है आप लोग देखिए पूरा सहयोग है। और क्या क्या करना चाहेंगे आप? क्या क्या करना चाहेंगे? क्या क्या विकास कार्य अपने विजन में अपने रख रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रिवर्स पलायन और स्वरोजगार, इसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके पास? रिवर्स पलायन और स्वरोजगार हमारे पहाड़ों में जो पूर्वज की देन है, खेत खलियान है, तो एक टेक्निकल फार्मिंग के जरिए हम स्वरोजगार को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। बीते शनिवार को बाजपुर के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य नैनीताल विधायक पर बाजपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करना उत्तराखंड सरकार और शासन प्रशासन की लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है। रविवार को कालाडूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड पर पुतला दहन कर जुलूस लेकर थाने पहुंचकर पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन एसओ रमेश बोरा को दिया। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विधायक मंत्री पद पर विराजमान महाअनुभवों पर हमले करने का प्रयास हो रहा हो, तब आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित समझ सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुरोध करते हुए उक्त प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने और पूर्व मंत्री और निर्वमान विधायक के सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन को लेने की बात कही। ज्ञापन जो दिया जा रहा है, जो कल माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र वर्तमान विधायक संजीव आर्य जी जो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में बाजपुर में शिरकत करने जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया और जिसमें वो बाल बच गए। और उसके विरोध में हम आप सभी कांग्रेसी जन अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में आज तहसील बंद होने के कारण हम पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन देना चाह रहे हैं थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जो उनके हमलावर थे उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। ठीक है। ये नगर कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी की तरफ से एक ज्ञापन हमें दिया गया है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री श्री यशपाल आर्य जी के साथ जो घटना हुई है उसके से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु और इस ज्ञापन को मेरे द्वारा उचित माध्यम से अपने उच्चाधिकारियों को और संबंधित को प्रेषित किया। सरोवर नगरी नैनीताल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विगत दिन बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक और महिला प्रदेश अध्यक्ष रीता आर्य, अनुपम कपडवाल, मंडल महामंत्री कैलाश अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। मंत्री और हमारे उनके सुपुत्र निवर्तमान विधायक नैनीताल श्री संजीव आर्य जी, जो कि पार्टी के कार्यक्रम में बाजपुर में जा रहे थे, उन पर जिस तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। उस हमले के बाद जब हम कांग्रेस जन थाने पे गए और शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो इस तरह से
निर्देश ये संदेश गया आम जनता में कि ये हमला भाजपा द्वारा सुनियोजित था। इसी हमले के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आज नैनीताल में पुतला फूकने का, उसके बाद कलताल थाने के अंतर्गत जहाँ हम ये पुतला फूक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं गई तो सभी कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने को आगे मजबूर रहेंगे। कुमाऊं भर के लोगों की संस्कृति और आस्था से जुड़ा सुप्रसिद्ध जौनार पर्व गरुड़ में शुरू हो गया है। गरुड़ क्षेत्र के लौबाज गांव में जौनार पूजा का शुभारंभ हो गया है। लौबाज गांव के ग्रामीणों द्वारा कलश यात्रा निकालकर इस ऐतिहासिक जागर की शुरुआत की गई। असीम आस्था से जुड़े इस पर्व का आयोजन आगामी 10 दिनों तक जारी रहेगा और 11वें दिन इस पूजा का भव्य हवन यज्ञ के साथ समापन होगा। कत्यूर घाटी में कई दशकों से चली आ रही सुप्रसिद्ध जौनार पर्व को क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूर्ण आस्था के साथ ही भव्य रूप से मनाया जाता है। तो कितने वर्षों से जो है इस पूजा का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? धन्यवाद। ये पूजा जो है हमारे जो है परंपरागत पूजा है। ये अब कितने पुश्तों माना 100-200 वर्ष 500 वर्ष भी हो सकते हैं इसको। तब से अब गोलू जी का जो है जन्म जो है चंपावत में माना जाता है। राजा हालदाई के ये पुत्र हुए। ये एक जो है एज ए गॉड ही इनको हम बोलेंगे। इनकी जो है कोई भी आदमी इनसे अपनी मन्नत मानेंगे, उनकी मन्नत पूर्ण होती है। और गोलू देवता हमारे आराध्य देव हैं और इनको हम जो है क्या नाम कहते हैं। इसके बाद ये पूरे कुमाऊं गढ़वाल सभी जगह पूजे जाते हैं। थल थाने के नवायुक्त थाना अध्यक्ष हरीश सिंह डांगी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों और CLG सदस्यों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बैठक ली, जिसमें नए थाना अध्यक्ष हरीश सिंह डांगी ने लोगों को नगर की यातायात व्यवस्था, अपराध पर अंकुश लगाने, साइबर अपराध को रोकने के साथ नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर वाहन के सीज करने की कार्यवाही के साथ उनके अभिभावकों पर भी कार्यवाही करने की बात कही है। उन्होंने लोगों को बैठक में कोरोना के प्रति आगाह करने के साथ मास्क की अनिवार्यता और 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रम में डीजे बजने पर कार्यवाही करने के प्रति भी आगाह किया। प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर एक तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है और जो भी जन समस्या है उनका निराकरण करना और फरियादियों की समस्या को सुनकर उनका शीघ्र उनकी समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकताओं पर रहेगा। हाँ, साथ में इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि नाबालिग को आजकल एक ट्रेंड चला हुआ कि नाबालिग बहुत मोटरसाइकिलों को रफ और तेज चलाते हैं। तो इसके संबंध में ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नाबालिग यहाँ पर क्षेत्र में पाए जाएंगे उनकी गाड़ियाँ सीज की जाएंगी। साथ में उनके अगुवाओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।